ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके डीआरडीओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का पिटारा खोलने वाला हूं। आप मुझे बस 10 मिनट दीजिए दोस्तों, इस 10 मिनट के अंदर सारे सवाल के जवाब आपके सामने होंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है? इसके पीछे का दोस्तों जो ट्रू स्टोरी है उस स्टोरी को सुनिए कि बरसात की पहली जो बूंद होती है दोस्तों वो विद्युत का सुचालक होती है। क्योंकि दोस्तों आपने सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा, वहां पर क्या पढ़ा होगा दोस्तों कि जब अशुद्धियां मिलती हैं तो विद्युत की कुचालकता को वो क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। इसलिए बारिश का दोस्तों पहला पानी विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए देखिएगा नल का भी पानी विद्युत का सुचालक है, तालाब का पानी विद्युत का सुचालक है। शुद्ध पानी का मतलब क्या है, डिस्टिल्ड वाटर से, और शुद्ध पानी दोस्तों विद्युत का कुचालक होती है। और जो खारा पानी होता है यह भी दोस्तों क्या होता है, यह भी विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन जिस प्रकार से आप क्या पढ़ते हैं, किसी चालक के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे सुपर यानी कि सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है, चांदी को। इसी प्रकार से दोस्तों इन सभी में से सबसे बेस्ट पानी कौन सा है, जो विद्युत का सुचालक है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही, कि खारा पानी है। ये क्या है, ये दोस्तों लिखेगा, ये विद्युत जो है ना, विद्युत का सुचालक ये माना जाता है। इसमें जो करंट है दोस्तों, ये करंट बहुत स्पीड से फ्लो होती है। देखिएगा क्वेश्चन ए का दोस्तों आंसर आपके सामने है। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्यूज का उड़ना और परिपथ का ट्रिप होना कारण नहीं है। न्यूनतम फीडिंग लाइंस, 240 वोल्ट पावर सप्लाई, पैनल की सीमित सेवा क्षमता या ओवरलोडेड सर्किट। क्या दोस्तों आपको क्या लगता है कौन इसका सही आंसर है, कमेंट करके आप जरूर बताइए हमें। जो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, है ना। 240 वोल्ट पावर सप्लाई पर सुनिए, जो भी दोस्तों प्रोडक्शन होता है किसी कंपनी किसी मैन्युफैक्चर प्लांट के द्वारा, तो वो किसी प्रोडक्ट को दोस्तों वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर सिंगल फेज के लिए वो बना रहे हैं तो वो 240 से लेकर 250 वोल्ट तक के चलने के लिए बनाएंगे। अगर 3 फेज के लिए बना रहे हैं तो 415 से 440 वोल्ट के लिए बनाएंगे। तो अगर उसको उसकी कैपेसिटी के अनुसार, उसके कैपेसिटी के अंदर अगर आप वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो दोस्तों किसी भी प्रकार का ना ही फ्यूज उड़ेगा और ना ही परिपथ में ट्रिप होगी। अगर ओवरलोडेड सर्किट होती है तो इस कंडीशन में भी दोस्तों क्या होगा, आपकी जो सर्किट है ये ट्रिप हो जाएगी, है ना। सर्किट क्या होगी, ट्रिप हो जाएगी। पैनल की सीमित सेवा क्षमता से अधिक अगर करंट फ्लो होगा तो भी दोस्तों क्या होगा, सर्किट ट्रिप हो जाएगी। और न्यूनतम फीडिंग लाइंस में भी यही कंडीशन होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से मिलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉपर में निम्नलिखित गुणों के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है। सुनना, इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे इसका डी होगा दोस्तों, निम्न वैद्युतिक अवरोधक। अवरोधक का मतलब क्या है, इसका मतलब लिखिएगा दोस्तों प्रतिरोध के बारे में ये अवरोधक बता रही है ना। अवरोधक क्या करता है, करंट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इसको अवरोधक कहते हैं। और जो आपकी कॉपर है दोस्तों, सुनना, जो कॉपर है इस कॉपर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, जो आपका कॉपर है, कॉपर का उपयोग कहां पर करते हैं, तो लिखिएगा इसका प्रयोग दोस्तों वाइंडिंग बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए, वाइंडिंग बनाने के लिए। और इसका जो प्रयोग है कहां पर किया जाता है, ACSR तार के रूप में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए। किसके लिए, ओवरहेड पारेषण लाइन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और फिर दोस्तों लिखेगा केबल के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। केबल बनाने के लिए भी हम कॉपर का प्रयोग करते हैं, वाइंडिंग बनाने के लिए और तार बनाने के लिए भी हम इसी कॉपर का प्रयोग करते हैं। अब सुनना, कॉपर में से कौन सी खास बात है दोस्तों कि हम सबसे अधिक इसको काम में लेते हैं। लिखना दोस्तों, जो आपकी कॉपर है ना, इसका जो गलनांक होता है, किसका, कॉपर का गलनांक दोस्तों 1086 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। अगर आपसे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पूछे, किसके बारे में, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पूछे, तो आप लिखेगा 0.01 ओम मीटर। क्या दोस्तों, अगर तापमान गुणांक के बारे में पूछे, नोट कीजिएगा दोस्तों, अगर किसके बारे में पूछे, ये तापमान गुणांक के बारे में पूछे कि कॉपर का तापमान गुणांक कितना होता है, 0.004 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये अलग अलग
टेम्परेचर पर अलग अलग ये कोफिशिएंट होता है, तापमान गुणांक। ये किस पर है दोस्तों, ये 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। ये किस पर है, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। इसीलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, कॉपर को इतना महत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोध का यथार्थ मान नापने के लिए किस विधि को प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो ये है दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज को, किसको, व्हीट स्टोन सेतु को दोस्तों हम काम में लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो व्हीट स्टोन सेतु है, इससे हम कितने से कितने प्रतिरोध, कितने से कितने ओम तक के प्रतिरोध को माप सकते हैं, तो 0.1 ओम से लेकर के दोस्तों 1 मेगा ओम तक के प्रतिरोध का हम मापन कर सकते हैं। और जो मेगा है दोस्तों, इसका मान होता है 10 की घात 6 ओम। मेगा का क्या अर्थ है, 10 की घात 6 ओम। और ये अज्ञात प्रतिरोध को मापता है, किसको, ये अज्ञात प्रतिरोध को मापता है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि जो आपका व्हीट स्टोन सेतु है, इस सेतु में कितने प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें दोस्तों 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। कितने, 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, जो आपस में दोस्तों समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। कैसे, आपस में समांतर क्रम में ये जुड़े होते हैं। और अगर आपसे मैं ये कहूं दोस्तों कि ये जो आपके 4 प्रतिरोध हैं, इन चारों प्रतिरोध में जो करंट का प्रवाह हो रहा है, इस करंट के प्रवाह का संतुलनता को चेक करने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों आप गैल्वेनोमीटर का, किसका, गैल्वेनोमीटर का आप प्रयोग करते हैं। अगर आपसे मैं कहूं कि ये किस प्रकार का गैल्वेनोमीटर है, तो आप नोट करना, ये दोस्तों बैलास्टिक प्रकार का, किस प्रकार का, ये बैलास्टिक प्रकार का ये मीटर है आपका गैल्वेनोमीटर। तो आप इस चीज को नोट करते रहना। और जो आपका लॉरेंटज विधि है, ये दोस्तों निरपेक्ष प्रतिरोध को मापता है। किसको, निरपेक्ष प्रतिरोध को ये कौन मापेगा, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने वाला जो आपका ब्रिज है, ये लॉरेंटज ब्रिज कहलाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से किस किस युक्तियों पर जमा और घटा का चिन्ह अंकित किए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसमें बिल्कुल स्टार लगाइए, बिल्कुल दोस्तों आप इसमें स्टार लगाइए कि जमा और जो आपका घटा है ना, ये चिन्ह अंकित किए जाते हैं। ये बैटरी में भी होती है, विभव मापी में भी होगी और करंट मापी में भी होगी। आंसर तो आपको मिल गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेकिन सुनिए इसके बारे में। अगर दोस्तों ये जो आपके विभव मापी और दोस्तों ये बैटरी और करंट है, अगर ये डीसी सप्लाई पर काम करने वाले हैं, किस पर, डीसी सप्लाई पर ये अगर कार्य करते हैं, इस कंडीशन में दोस्तों इसमें जमा और घटा लिखा होगा। जमा का मतलब क्या है, जमा का मतलब है दोस्तों प्लस, और घटा का मतलब क्या है, माइनस, है ना, निगेटिव और पॉजिटिव, ये इसका मतलब होता है। सुनना, अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हम बात करें, किसमें, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जमा और घटा का मतलब क्या है, तो इसमें दोस्तों जमा का मतलब क्या होगा, जमा का मतलब एनोड से होगा, किससे, एनोड से, और घटा का मतलब किससे होगा, कैथोड से होगा। तो आप इस चीज को भी दोस्तों एक दूसरे से रिलेट करते रहना, वैद्युतिक सर्किट में क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है। तो सुनिए, डीसी सप्लाई पर कार्य करेगा अगर दोस्तों सारे मीटर, तो ये इसमें जमा और घटा का चिन्ह होगा। और मैं अगर आपसे ये पूछ दूं दोस्तों कि जो विभव मापी और करंट मापी है, ये दोस्तों अगर किसी डीसी पावर में, किसी डीसी पावर के क्वांटिटी को माप रहा है, तो किस क्वांटिटी को मापेगा, डीसी पावर में किस क्वांटिटी को ये मापेगा, तो ये दोस्तों औसत पावर को मापेगा। किसको, ये औसत राशि को मापेगी, औसत एवरेज क्वांटिटी को। अगर यही दोस्तों एसी सप्लाई पर काम करता, किस पर, अगर यही एसी सप्लाई पर काम करते, तब ये दोस्तों किसको मापते, तब ये आरएमएस मान को मापते, किसको, तब ये आरएमएस मान को मापते। तो इस चीज को आप नोट करते रहना, अगर एसी सप्लाई पर ये मीटर काम करते हैं तो ये किसको मापेंगे, तब ये मापेंगे दोस्तों आपके आरएमएस मान को, और डीसी पर ये औसत मान को। अगला स्विच का कार्य क्या होता है, अब बताइए दोस्तों, करंट को सहायता देना, सर्किट को कंट्रोल करना, या सर्किट करंट सप्लाई करना, ये दोस्तों करंट को स्टोर करना। तो करंट को स्टोर कौन करता है, करंट को स्टोर दोस्तों कॉइल करती है। कौन करती है, कॉइल, जिसको हम इंडक्टर के नाम से जानते हैं। ये करंट को किस रूप में स्टोर करती है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। किस रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ये क्या करती है दोस्तों, ये करंट को स्टोर करती है ना, करंट को स्टोर करती है।
ये है। और करंट को सप्लाई करना किसका काम है? करंट को सप्लाई करना दोस्तों ये किसी चालक का काम है। किसका? चालक का। और सर्किट को कंट्रोल करना यही इसका सही आंसर है। सर्किट को ऑन करना है, ये सर्किट को ऑफ करना है, ये किसके हाथ में है? ये स्विच के हाथ में है। और जो आपकी स्विच होती है दोस्तों, कई प्रकार के स्विच होते हैं। सिंगल स्विच, सिंगल वे स्विच, टू वे स्विच। देखिए सिंगल वे स्विच का प्रयोग सामान्य सर्किट को कंट्रोल करना है और टू वे स्विच का प्रयोग दोस्तों जीने की वायरिंग में लगाई जाती है। और इंटरमीडिएट स्विच यानी कि एक लैंप को कई जगह से जब आपको कंट्रोल करना है तो इंटरमीडिएट जैसे स्विच को काम में लेते हैं। और बेड स्विच होता है और टॉगल स्विच होते हैं। कई सारे स्विच होते हैं जिनका अपना अलग अलग दोस्तों क्या है? महत्व है और अलग अलग स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों स्विच के बारे में बोला जाए कि इसकी रेटिंग किसमें होती है तो एम्पियर में इसकी रेटिंग होती है। किसमें? एम्पियर में इसकी क्या होती है? रेटिंग होती है। और ये वोल्टेज से कोई मतलब नहीं रखता। स्विच किसका बनाया जाता है? लिखना, जो आपकी स्विच है ये बैके लाइट के बनाए जाते हैं। किसके? बैके लाइट के ये बनाए जाते हैं। तो आंसर दोस्तों आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखना, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध के मान में किस प्रकार वृद्धि किया जा सकता है? दोस्तों फाइन तार का प्रयोग करके। किसका? फाइन तार का प्रयोग करके। फाइन तार में क्या होता है? इसमें दोस्तों जो प्रतिरोध होती है ना, प्रतिरोध का इसमें जो मान होता है बहुत अधिक होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है फाइन तार के द्वारा। और दोस्तों फेरों की संख्या बढ़ाकर, किसको? फेरों की, नोट कीजिएगा, फेरों की संख्या को बढ़ाकर भी हम प्रतिरोध के मान को हम क्या कर सकते हैं? प्रतिरोध के मान को हम बढ़ा सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर देखिए ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन 8 क्या है? यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा किस प्रकार उल्टी जा सकती है? अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है? आपको इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बताना ही होगा। आप थकिएगा मत दोस्तों, है ना, आप थकिएगा मत। अगर आप दोस्तों थक भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थकता वही है जो मेहनत करता है। और आप दोस्तों मेहनत कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन उनका डीमोटिवेट होना लाजमी है। उनका थकना क्या है दोस्तों? उनका थकना लाजमी है, क्योंकि थकता वही है जो संघर्ष करता है ना। कर हौसला बुलंद, मंजिल तेरे करीब है, बस तू आगे बढ़ता जा, या मंजिल ही तेरा नसीब है। आपको दोस्तों क्या करना है? बस मेहनत करना है। आप थकते हैं तो आराम करिए, फिर से दोस्तों उठिए, फिर से जागिए और फिर से अपने लक्ष्य के कार्य में जुट जाइए। यही दोस्तों एक असली स्टूडेंट की पहचान होती है। देखिएगा यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा किस प्रकार उल्टी जा सकती है? तो दोस्तों हम ब्रूस के लीड को परिवर्तित करके, किसको? ब्रूस के लीड को हम परिवर्तित करके हम डीसी मोटर के यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। और दोस्तों कितने प्रकार से इसके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है ना, लिखेगा। जो आपकी यूनिवर्सल मोटर होती है इसको हम इसके स्पीड को कंट्रोल जो है ना, इसके आरपीएम स्पीड को कंट्रोल कितने विधि से कर सकते हैं? तो लिखेगा पहला विधि दोस्तों कौन सा है? तो पहला विधि होती है आर्मेचर डाइवर्टर, है ना, आर्मेचर डाइवर्टर। और दूसरी कौन सी होती है? फील्ड डाइवर्टर। नोट करना, फील्ड डाइवर्टर ये दूसरी विधि है। और तीसरी विधि दोस्तों CFS कंट्रोल विधि। कौन सी? CFS कंट्रोल विधि, ये तीसरी विधि है। और जो आपकी चौथी विधि है इसको नोट करना दोस्तों, फील्ड टैपिंग विधि। कौन सी? फील्ड टैपिंग विधि, ये इसकी चौथी विधि मानी जाती है आरपीएम को इसके कंट्रोल करने की। और एक और विधि होती है, नोट करना इस चीज को, सीरीज प्लस समांतर विधि। कौन सी? सीरीज प्लस समांतर कंट्रोल विधि। तो ये सारी जो विधियां हैं ये दोस्तों इसके आरपीएम को कंट्रोल करती हैं। और जो यूनिवर्सल मोटर अलग अलग फील्ड में उपयोग किया जाता है, तो अलग अलग फील्ड में प्रयोग करने के दौरान इन विधियों का हम प्रयोग करके हम इसके आरपीएम को क्या करते हैं? इसके आरपीएम को हम कंट्रोल करते हैं। देखना अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से मिलिए कि अल्टरनेटर ब्रूस निम्नलिखित पर आरोहित रहता है। किस पर अल्टरनेटर के ब्रूस को आरोहित करते हैं? स्लिप रिंग पर। किस पर? स्लिप रिंग पर। अगर मैं आपसे कहूं स्लिप रिंग क्या काम करता है, तो ये दोस्तों पावर का परिवर्तन करता है। किसका? पावर को ये परिवर्तित कर देती है ना। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो आपकी स्लिप रिंग है अगर ये मोटर में लगी है तो ये क्या करेगी? स्लिप रिंग, ये दोस्तों आपकी अगर ये स्लिप रिंग मोटर में लगी हुई है तो ये क्या करेगी? ये दोस्तों
तब ये डीसी को एसी में परिवर्तित करेगी। किसको? डीसी को एसी में, डीसी का एसी में परिवर्तन करेगा। और अगर यही स्लिप रिंग दोस्तों जनरेटर में लगा हुआ है तब ये एसी को किस में परिवर्तित करेगा? डीसी में ये परिवर्तित करेगी। यही है दोस्तों आपका स्लिप रिंग, जो कि अलग अलग युक्तियों में अलग अलग प्रकार से काम करता है। और ये स्लिप रिंग दोस्तों किसकी बनाई जाती है? ये फास्फोरस ब्रॉन्ज की, किसकी? फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनाई जाती है। किसकी? फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनाई जाती है, जो मोटर में कहां पर आरोपित होता है? ये शाफ्ट पर लगाई जाती है। किस पर? शाफ्ट पर इसको इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन ब्रूस कहां पर लगी होती है? स्लिप रिंग में लगी होती है। एंड रिंग कहां होता है दोस्तों? एंड रिंग की संख्या कितनी होती है? 2 इसकी संख्या होती है। कहां कहां पर ये लगाई जाती है? मोटर के एंड पार्ट पर और मोटर के स्टार्टिंग वाले पार्ट पर, है ना। और एंड प्लेट, सॉरी, ये एंड रिंग नहीं दोस्तों, ये एंड प्लेट के बारे में है। एंड प्लेट कितना होता है? एंड प्लेट की संख्या 2 होती है ना। और जो आपकी एंड रिंग होती है, ये एंड रिंग क्या काम करती है? ये दोस्तों किसको शॉर्ट करता है? ये शॉर्ट करता है दोस्तों कॉपर बार्स को। किसको? कॉपर बार्स को ये क्या करती है? ये इसको शॉर्ट करा देती है। जब दोस्तों आपका ईएमएफ जनरेट होता है कॉपर बार्स में फैराडे के नियम के द्वारा, उस नियम के द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो ईएमएफ खुद का एक करंट उत्पन्न करना चाहता है। लेकिन जब तक आपका जो रोटर में कॉपर बार्स लगे हैं ये एंड रिंग के द्वारा अगर शॉर्ट नहीं रहेंगे दोस्तों, तो किसी भी प्रकार का कोई करंट का उत्पादन, किसी भी प्रकार का कोई करंट का प्रवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए करंट प्रवाह कराने के लिए दोस्तों हम कॉपर बार्स को एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट करना हमें बहुत जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन है, किसी ऊर्जा स्रोत से कई लैंप समांतर क्रम में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप क्या होंगे दोस्तों? प्रभावित नहीं होंगे। अब सुनना इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों नहीं प्रभावित होंगे? आपके घर में दोस्तों जो वायरिंग किया गया है ये समांतर वायरिंग किया गया है, समांतर प्रकार की वायरिंग की गई है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आपने दोस्तों कभी ऐसा देखा है कि आपके घर में 10 लैंप लगे हैं, एक लैंप फ्यूज हो गया तो बाकी के सारे लैंप भी फ्यूज हो जाते हैं? ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना। तो वजह क्या है? यही एक वजह है कि इसमें वोल्टेज सबको एक समान मिलता है। जो कोई कंपनी प्रोडक्ट को दोस्तों क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है ना, तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग करती है, करंट के अकॉर्डिंग नहीं। अगर अधिक वोल्टेज क्षमता का अगर कोई आपका लैंप है वो दोस्तों अधिक करंट लेगा, लेकिन वोल्टेज उसको सेम मिलना चाहिए। इसलिए सिंगल फेज हो या 3 फेज हो दोस्तों, सबको वोल्टेज एक समान मिलेगा अगर समांतर क्रम वाली कनेक्शन हुआ है। तो इसका जो आंसर है प्रभावित नहीं होंगे दोस्तों, यही इसका सही आंसर होगा। तो 10 क्वेश्चन था दोस्तों, बस 10 मिनट के अंदर आपके सामने दोस्तों मैं इसको प्रस्तुत कर दिया। अब आप बताइएगा दोस्तों कि जो आपकी तैयारी है आप कैसा महसूस कर पा रहे होंगे, है ना। आपको दोस्तों अपने एग्जाम के लिए, आपका जो एग्जाम है बस आपके सामने खड़ी है। आपको क्या करना है दोस्तों? अपने एग्जाम को अपना लक्ष्य बनाना है। ये आपका सिर्फ एक एग्जाम ही नहीं, ये आपके घर वालों की एक विश्वास है, आपका सपना है, आपका संघर्ष है। ये केवल एक एग्जाम ही नहीं, और इस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोस्तों आपकी है। और आप दोस्तों, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, आपके मेहनत पर पूरा ट्रस्ट है कि आपका सपना आपके हाथ में है, आपके संघर्ष में है। आप अगर संघर्ष करेंगे अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, कल सुबह फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।